नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। बुलेटिन में आज बात शहर शहर मचे कहर की, जो राजधानी दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग इलाकों में बेगुनाहों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। उनकी गलती बस इतनी भर कि वो सड़क के किनारे चल रहे हैं या सड़क किनारे खड़े हुए हैं। तेज रफ्तार कार आती है और कई घर उजाड़ जाती है। दिखाते हैं आपको सड़क हादसों का वीडियो विश्लेषण करती ये रिपोर्ट। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में बीती रात एक बेहद घातक हादसा हुआ, जिसमें एक शख्स रोहित की इस पूरे हादसे में मौत हो जाती है। जो मर्सिडीज चालक है उसको ये डायवर्जन रात के समय में नजर नहीं आया। फिलहाल इस मामले में जो दो शख्स हैं उनका भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। आधी रात को राजधानी दिल्ली की सड़कों पर एक जिंदगी चली गई। एक अब भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। यह तस्वीर है राजधानी दिल्ली के पौष इलाके वसंत कुंज की, जहां 29-30 नवंबर की दरमियानी रात तेज रफ्तार कार मौत बनकर आई और सब कुछ तबाह कर गई। वसंत कुंज में मौजूद राजधानी के बड़े मॉल में शुमार एम्बियंस मॉल के बाहर यह हादसा हुआ है। तबाही के निशान अब सड़क पर नजर आ रहे हैं। डिवाइडर पूरा टूटा हुआ है। इसी डिवाइडर से टकराकर तेज रफ्तार मर्सिडीज कार बेकाबू हुई और 3 लोगों को रौंद गए। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में बीती रात एक बेहद घातक हादसा हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु तक हो गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त वसंत कुंज इलाके की है और ये डायवर्जन आपको फिलहाल क्षतिग्रस्त नजर आएगा। ये जानकारी मिली कि जो मर्सिडीज चालक है उसको ये डायवर्जन रात के समय में नजर नहीं आया। करीबन 2:30 बजे का वो वक्त था जब वो शादी से निकले थे और डायवर्जन क्योंकि दिखाई नहीं दिया, तो ऐसे में डायवर्जन की शुरुआत से लेकर इस डायवर्जन के अंत तक गाड़ी जो है यहाँ पर घिसटती हुई आई। मॉल से कुछ लोग जो हैं वो रात को अपना काम खत्म करके रेस्टोरेंट से निकले थे। रोहित भी उनमें से एक था जो कि 23 साल का था, निवासी वो चमोली का है, लेकिन उसे अस्पताल ले जाया गया, गंभीर हालत में था और फिलहाल उसे मृत घोषित कर दिया गया। रात के 2:30 बजे जब यह हादसा हुआ उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। देखिए किस तरह मर्सिडीज कार पलटी हुई है। सड़क किनारे जितने पेड़ थे वो गिरे पड़े हैं। डिवाइडर तक टूटा पड़ा है, जिसकी जद में कल 3 युवक आ गए, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरे युवक का अस्पताल में इलाज जारी है और तीसरे की किस्मत अच्छी रही कि वो बाल बाल बच गया। वसंत कुंज के एम्बियंस मॉल में कार हादसे की गवाही तो आपने सुन ली। अब आपको इस पूरे हादसे को एनिमेशन की मदद से समझाते हैं। आरोपी ड्राइवर शिवम अपनी पत्नी और भाई के साथ तेज रफ्तार कार में था। एम्बियंस मॉल के बाहर यू टर्न लेने के लिए मुड़ा और तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई और कई 100 मीटर दूर ऑटो स्टैंड में मौजूद लोगों को रौंदकर। एबीपी न्यूज संवाददाता जातिका सिंह ने हादसे वाली जगह की पड़ताल की, डिवाइडर से ऑटो स्टैंड तक की दूरी को मापा। हादसा कितना भीषण था ये जानने की कोशिश की। अब उस डायवर्जन की आप दूरी देखिए, कितनी दूर वो डायवर्जन नजर आ रहा है और उसका असर और कहां तक गाड़ी घिसड़ते हुए पहुंची है, बाउंस करते हुए पहुंची है, वो भी आप देख लीजिए। ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर माइलस्टोन है, आसपास के जो साथ में बुशेस बनी हुई हैं, जो पेड़ पौधे बने हुए हैं, उनको रौंदते हुए जो गाड़ी है यहाँ तक पहुँचती है और कहाँ जाके रुकती है वो भी देखिए। आपको एम्बियंस मॉल की ये वॉल नज़र आएगी जो हम आपको दूर से दिखा रहे थे। अब उसकी नज़दीक से तस्वीर देख लीजिए। जो पोल है उसका हाल देखिए, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। गाड़ी यहाँ पर आके रुकती है, 2 पोल्स हैं वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और यहाँ के पर जो लोग हैं वो खड़े हुए थे क्योंकि जो स्टॉप है वो पास में नज़र आ रहा है। ऐसा बस स्टॉप जो है वो इस इलाके में बना हुआ है और यानी कि पेडेस्ट्रल और ये जो फुटपाथ है, इस फुटपाथ को भी क्रॉस करते हुए जो यहाँ वॉल बनी हुई है, बड़े पेड़ बने हुए हैं, यहाँ पर गाड़ी जाकर रुकती है। एम्बियंस मॉल की दीवार तक हादसे के निशान चस्पा हैं। तीनों युवक इसी एम्बियंस मॉल में मौजूद एक रेस्टोरेंट में काम करते थे। काम खत्म कर तीनों घर लौट रहे थे। भैया कैसे हुआ था, कुछ पता? एक्सीडेंट आप कितने बजे निकले थे, क्या हुआ? हम ड्यूटी से घर का ऑटो तैयार कर रहे थे। हाँ।
तो वहाँ पर क्या कहते हैं, थोड़ी देर में ब्रेकों की आवाज़ आई गाड़ी की, हाँ। उसके बाद कुछ पता नहीं है क्या हुआ। अच्छा, कितने लगभग टाइम होगा रात को? 2:10 या 20 मिनट हो गए। अच्छा, तो पीछे से एकदम गाड़ी आई है? आप इनसे एकदम आई, ब्रेकों की आवाज़, हमने पीछे मुड़ के देखा तो क्या पता नहीं चला कुछ भी। तो आपको भी चोट आई है? नहीं, कहाँ लगा आपको? पैरों में पैर फ्रैक्चर है, टाँके लगे हैं पैरों में ओके। और घुटने में, जान में। तीसरे युवक की जान तो बच गई, लेकिन उसका एक साथी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है और दूसरे साथी रोहित की मौके पर ही मौत हो गई। रोहित उत्तराखंड के चमोली जिले का रहने वाला है। नौकरी के लिए पहाड़ छोड़कर राजधानी में आया था, लेकिन अब फिर कभी घर नहीं लौट पाएगा। वो यहाँ पे एमबीएस मॉल में जॉब करता था और रात को 2:30 बजे वो लड़का अपनी ऑफिस से छुट्टी हो गया, निकल रहा होगा घर पे, तो ऑन द स्पॉट में जो गाड़ी थी वो गाड़ी एक्सीडेंट हुई, तो ऑन द स्पॉट बच्चा खत्म हो चुका है। वो बच्चा 23 साल 24 साल का था। रोहित की मौत का गुनहगार शिवम पुलिस की हिरासत में है। गाड़ी शिवम के दोस्त अभिषेक की बताई जा रही है, जो हिमाचल प्रदेश में रजिस्टर्ड है। फिलहाल मर्सिडीज कार को पुलिस ने जब्त कर लिया है। हादसा कितना भयावह था, उसकी कहानी थाने के बाहर खड़ी मर्सिडीज कार बयां कर रही है। अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो देखिए गाड़ी की स्पीड कितनी तेज रही होगी। जो टायर है वो देखिए फट गया है, ये भी टायर फट गया है। आगे का जो अगर आपको हिस्सा दिखाऊं तो वो भी आपको टूटा हुआ ही दिखेगा, जो पूरी तरीके से टूट गया है। और अगर इसी तरीके का मैं आपको इसके गाड़ी के पीछे साइड में दिखाऊं तो इधर भी लगभग स्थिति वैसी ही है, क्योंकि ये पूरी जो गाड़ी है वो टक्कर मारने के बाद पलट गई थी और पलट जाने के बाद देखिए ये मर्सिडीज का ये पीछे का हिस्सा है, ये देखिए टायर, ये भी पूरी तरीके से फट गया है। तो आप समझ सकते हैं कि रफ्तार कितनी तेज रही होगी इस गाड़ी की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। शुरुआती जांच में पुलिस ने डायवर्जन के कारण गाड़ी का संतुलन बिगड़ने की बात कही है, लेकिन उन लोगों का क्या जिनकी कोई गलती नहीं थी, जिन्होंने दूसरे की लापरवाही की कीमत अपनी जान देकर चुकाई है। देर रात का मंजर और सुनसान सड़क। कुछ सेकंड बाद हलचल तेज होती है। सामने से कार की हेडलाइट जलती हुई नजर आती है। पलक झपकते ही तेज रफ्तार कार फुटपाथ से गुजरती है और वहां सो रहे कई लोगों को कुचल देती है। जिस वक्त ये कार फुटपाथ पर मौजूद लोगों को कुचलती है, आसपास ही फुटपाथ पर कुछ और लोग भी सो रहे थे। जैसे ही हादसा होता है, ये सभी लोग हादसे वाली जगह की तरफ दौड़ते हैं। ये तस्वीर राजधानी दिल्ली से 180 किलोमीटर दूर मथुरा की है। फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर चढ़ती कार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। जो गाड़ी इन पर चढ़ी है उस पर राजस्थान का नंबर है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, जो हादसा होते ही मौके से फरार हो गया, लेकिन उसके साथी को वहां मौजूद लोगों ने मौके पर ही दबोच लिया। फुटपाथ पर सो रहे जिन लोगों पर गाड़ी चढ़ाई गई, उनमें से ज्यादातर महिलाएं थी, जो सड़क किनारे सामान बेचकर अपना गुजारा करती हैं। एक महिला को गंभीर चोट आई है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि इस इलाके में युवक अक्सर शराब पीकर तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं, जिससे यहाँ आए दिन हादसे होते रहते हैं। पहली नजर में आपको देखकर यकीन नहीं होगा कि ये कोई कार है। पूरी की पूरी कार चकनाचूर हो चुकी है। कार की छत से लेकर बोनट, दरवाजे, शीशे और टायर सब कुछ हादसे की चपेट में आ गया। यह तस्वीर राजस्थान के दौसा की है, जहां जयपुर दौसा हाईवे पर दर्दनाक हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर डंपर से टकराई और उसके बाद कार का जो हाल हुआ वो तस्वीर आपके सामने है। कार में 5 लोग सवार थे, जिनमें से 3 की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार ओवरटेक करने के चक्कर में डंपर से टकरा गई। ट्रक के दोनों टायरों के नीचे बाइक नजर आ रही है। यह तस्वीर बिहार के मोतिहारी की है, जहां मोतिहारी गोपालगंज हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क पार कर रहे बाइक सवारों को रौंद दिया। 5 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने के बाद स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए। गुस्से में लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया। लोगों के इस गुस्से को काबू में करने के लिए स्थानीय विधायक सचिंद्र प्रसाद को मौके पर पहुंचना पड़ा। विधायक जी ने परिजनों को न्याय का भरोसा दिया, जिसके बाद हालात थोड़े संभले। अस्पताल से कुछ लोग इलाज करवा कर लौट रहे हैं, कुछ इलाज करवाने जा रहे हैं। अस्पताल के ठीक बाहर पार्किंग स्टैंड में बाइक खड़ी है। तभी एक तेज रफ्तार कार आती है और पार्किंग को रौंदते हुए आगे बढ़ जाती है। पार्किंग में ही एक शख्स अपनी बाइक पर सवार था, जो गिर जाता है। इस शख्स की जान बाल बाल बची। ये तस्वीरें यूपी के गोरखपुर की हैं, जहां कैंसर अस्पताल के बाहर यह हादसा हुआ। कार ने पार्किंग में मौजूद 16 वाहनों को रौंदा, कई लोग बाल बाल बचे। पुलिस ने आरोपी बोलेरो कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है।
पुलिस पूछताछ में ड्राइवर ने बताया कि वो खून देकर आया था, कुछ समझ नहीं पाया कि यह हादसा कैसे हो गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया था। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। खबरों में बढ़ते हैं आगे और अब बात संसद के शीत सत्र की। सोमवार से पार्लियामेंट का विंटर सेशन शुरू होने जा रहा है। 1 दिसंबर से होने वाले शीतकालीन सत्र से पहले ही सदन में सरकार और विपक्ष के बीच भिड़ंत और हंगामे की पटकथा तैयार हो चुकी है। सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम दल एक टेबल पर बैठे। ठंडे माहौल में हुई इस मीटिंग में सभी पार्टियों के नेता सुचारू रूप से संसद चलाने को लेकर एकमत दिखे, लेकिन बैठक खत्म होने के बाद विपक्ष ने साफ कर दिया है, विंटर सेशन में इस बार एसआईआर का मुद्दा संसद का टेम्परेचर बढ़ाने वाला है। उन्होंने कई मुद्दे रखे हैं, एसआईआर भी एक मुद्दे हैं। एसआईआर बहुत बड़ा धोखा है। सदन में उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी तो हम सदन को चलने नहीं देंगे। इतना बड़ा यात्रा की है कांग्रेस पार्टी बिहार में, और पूरे चुनाव में एसआईआर पर कुछ बोल ही नहीं रहे थे। पब्लिक में ये मुद्दा है ही नहीं। वोटर लिस्ट की सुरक्षा, चुनाव की सुरक्षा पर भी एक चर्चा हो। बिल्कुल एसआईआर की डिस्कशन होनी चाहिए। लोग जानबूझ के सदन को नहीं चलना वर्क करना चाहते हैं। सोमवार से संसद के शीतकालीन सत्र का आगाज होने वाला है। 1 दिसंबर से शुरू होने वाला पार्लियामेंट का ये सेशन 19 दिसंबर तक चलेगा। साल के इस आखिरी सत्र में कुल 15 दिन देश की संसद में काम होगा, लेकिन शुरुआत से पहले ही विपक्षी दलों के तेवर ने सत्र की तस्वीर साफ कर दी। दिसंबर की सर्दी में भी इस बार संसद के अंदर सियासी पारा हाई रहने वाला है। शीतकालीन सत्र के दौरान शांति से कामकाज हो, बिना किसी व्यवधान के पूरे सेशन में संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चले। इसके लिए हर बार की तरह इस बार भी सत्र से 1 दिन पहले सरकार की ओर से संसद परिसर में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। बैठक के दौरान सरकार की ओर से विपक्ष को भरोसा दिया गया कि संसद चलाने के लिए सरकार विपक्ष के साथ तालमेल बनाए रखेगी। लेकिन सर्वदलीय बैठक की रस्म अदायगी के बाद विपक्ष ने बता दिया कि शीत सत्र के दौरान इस बार एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष मोदी सरकार पर नए सिरे से चढ़ाई के लिए तैयार है। मैं सरकार की तरफ से आश्वासन देता हूं कि विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट अच्छी तरह से चलाने के लिए हम इस तरीके से विपक्ष के साथ बातचीत करते रहेंगे। साथ साथ मैं विपक्ष पार्टी नेताओं से भी अनुरोध करूंगा कि पार्लियामेंट को अच्छी तरह से चलाने में सहयोग करें। चुनाव आयोग चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान, चुनाव के पश्चात जिस प्रकार से राजनीतिक पक्षपात रख रही है, तो क्या भारत में चुनावी प्रक्रिया संवैधानिक रूप से चलेगी? वोटर लिस्ट की सुरक्षा, चुनाव की सुरक्षा पर भी एक चर्चा हो। रविवार को संसद परिसर में हुई ऑल पार्टी मीटिंग में 36 छोटे बड़े दलों के कुल 50 नेता शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की, जिनके साथ केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन मौजूद थे। जबकि विपक्ष की ओर से उपनेता गौरव गोगोई के अलावा राज्यसभा में उपनेता विपक्ष प्रमोद तिवारी, समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव, टीएमसी से कल्याण बनर्जी, आरजेडी सांसद मनोज झा समेत कई और नेता शामिल हुए। बैठक में विपक्ष के नेताओं ने संसद चलाने के लिए अपने अपने सुझाव दिए। सरकार के सामने मुद्दों की लिस्ट रखी, जिस पर विपक्ष शीतकालीन सत्र में चर्चा चाहता है। लेकिन विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस से लेकर तमाम छोटे बड़े दलों ने बैठक के बाद कहा कि एसआईआर पर चर्चा के बगैर सत्र चलाना मुश्किल है। कांग्रेस जहां एसआईआर को लोकतंत्र के लिए खतरा बता रही है, वहीं समाजवादी पार्टी और टीएमसी जैसे दलों ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया में हो रही बीएलओ की मौत और गलत तरीके से वोट काटने के आरोप लगाए। इस मुद्दे पर सरकार से संसद के दोनों सदनों में बहस करवाने की मांग की। एसआईआर बहुत बड़ा धोखा है लोगों के साथ। ईमानदारी से काम नहीं हो पा रहा है। अधिकारी बहुत पार्टीबंद हो गए हैं बड़े पैमाने पे।
वे अपने जूनियर अधिकारियों को, बीएलएज को दबाव देके लोगों के वोट करवाना चाहते हैं। आप इस मुद्दे को सदन में उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे, और सदन में उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी तो हम सदन को चलने नहीं। एसआईआर को लेके हम लोग बहुत बोला है, एसआईआर के एजेंडा को इसको डिस्कस करना होगा। और आप जानते हैं ये जो मीटिंग होता है ना, ये अभी रिचुअल बन गया। ये लोग सुनता है, कुछ नहीं करता है, लेकिन हम लोग जानते हैं ये हम लोग आते हैं, आएंगे और जाएंगे, कुछ काम नहीं होंगे। एसआईआर को लेकर के लोगों के मन में जो चिंता है, फर्ज कीजिए अगर हम सर्वोच्च न्यायालय ना गए होते तो जो भी रिलीफ मिला है डॉक्यूमेंट्स को लेके वो भी ना मिला होता। तो इन विषयों पे एक व्यापक चर्चा मैं समझता हूं कि बेहद आवश्यक है। एसआईआर के अलावा विपक्ष ने शीत सत्र के दौरान दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण, विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा, देश में किसानों की स्थिति, महंगाई और बेरोजगारी के अलावा कई और मुद्दों पर संसद में चर्चा कराने की मांग की। हमने सुरक्षा की बात उठाई कि इस शीतकालीन में सुरक्षा से जुड़े हुए अहम मुद्दों पर चर्चा हो। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ वो कहीं न कहीं हमारी कानूनी और गृह विभाग की विफलताओं का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। हालांकि सरकार की ओर से बिहार में हुए एसआईआर की मिसाल देते हुए कहा जा रहा है कि विपक्ष इस मुद्दे को बेवजह तूल देने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है एसआईआर का अगर देखना हो तो बिहार तो अभी हुआ है सब कुछ, और हम लोग बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से इलेक्शन करवाया और जिस तरह से एसआईआर का। विपक्ष ये कह रहा है कि इस जो सत्र में भी चर्चा होना जरूरी है, चर्चा नहीं होगी तो फिर पूरा लास्ट सेशन वॉश आउट हो गया इस नाम पर। एसआईआर बिहार में हो रहा था और हल्ला पार्लियामेंट में हो रहा था। तो आपके सामने है ना, इतना बड़ा यात्रा की है कांग्रेस पार्टी बिहार में, और पूरे चुनाव में एसआईआर पर कुछ बोल ही नहीं रहे थे। क्यों नहीं बोले एसआईआर पर? इस मुद्दा पर क्यों नहीं चुनाव लड़ने गए? पब्लिक में ये मुद्दा है ही नहीं, वो भी चाहता है कि क्लीनिंग हो। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से इस बार शीत सत्र के दौरान संसद में कुल 10 विधेयक लाए जाने हैं। परमाणु शक्ति बिल, हायर एजुकेशन बिल, नेशनल हाईवे संशोधन बिल, कॉरपोरेट कानून बिल और 131वां संविधान संशोधन बिल जैसे अहम विधेयक शामिल हैं। ऐसे में सरकार की पूरी कोशिश है कि 15 दिन तक संसद की कार्रवाई बाधित न हो और दोनों सदनों में सभी विधेयक पास करा लिए जाएं। इसीलिए सर्वदलीय बैठक के बाद भी सरकार का कहना है कि किसी भी मुद्दे पर गतिरोध खत्म करने के लिए सत्र के दौरान चर्चा और बातचीत के रास्ते खुले रहेंगे, बशर्ते संसद में विपक्ष नियमों का पालन करता रहे। अपोजिशन पार्टी ने कई मुद्दे रखे हैं, एसआईआर भी उनमें से एक है, लेकिन ये कहना कि एसआईआर को लेकर के पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे, ऐसा सब पॉलिटिकल पार्टीज ने नहीं कहा है। अगर किसी ने बाहर में स्टेटमेंट दिया है उसको सामूहिक स्टेटमेंट नहीं मानना चाहिए। मैं बहुत पॉजिटिव हिसाब से देख रहा हूं कि ये शीतकालीन सत्र अच्छी तरह से चलेंगे। लेकिन एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष के तीखे तेवर से ये लगभग तय है कि मॉनसून सत्र की तरह वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर इस बार भी संसद में जोरदार हंगामा देखने को मिल सकता है। कल से शुरू होने जा रहे संसद सत्र में सरकार की घेराबंदी के लिए एसआईआर को लेकर विपक्ष पहले से ही आस्तीनें चढ़ाए हुए है, और इस बीच विपक्ष को मोदी सरकार पर हमले के लिए कांग्रेस को एसआईआर के साथ साथ एफआईआर वाला एक और हथियार भी मिल गया है। ये मामला नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ा हुआ है, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज होने के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच तनातनी और बढ़ गई है। आर्थिक अपराध शाखा की इसी एफआईआर के बाद नेशनल हेराल्ड केस में एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई है। दरअसल इस मामले में पहले से ही जमानत पर चल रहे राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू ने एक नई शिकायत दर्ज की है, जिसमें गांधी परिवार की कंपनी यंग इंडिया को फायदा पहुंचाने का हवाला दिया गया है। एफआईआर के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने एजेएल को पहले करीब 90 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था। बाद में कर्ज वसूली का अधिकार मात्र 50 लाख रुपए में यंग इंडिया को दे दिया गया। इस डील के बाद यंग इंडिया के पास एजेएल की संपत्तियों पर नियंत्रण का रास्ता खुल गया। कंपनी के डायरेक्टर्स में सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी शामिल थे। तो एक नई कंपनी बना करके यंग इंडिया लिमिटेड के माध्यम से संभवतः
उसकी पूरी शेयर को खरीद दिया गया। कितने में? 50 लाख में। तो 90 करोड़ रुपए का लोन बाद में माफ कर दिया गया। जो नई कंपनी लिया जिसमें सोनिया जी और राहुल गांधी का 76% था, वो सारी संपत्ति के भी मालिक बन बैठे। नई एफआईआर में दावा किया गया है कि यंग इंडिया पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का प्रभाव था और पूरी प्रक्रिया पहले से तय योजना जैसी दिखाई देती है। लेकिन अपने शीर्ष नेताओं के खिलाफ दर्ज हुए इस नए मामले के बाद कांग्रेस इसे गांधी परिवार को बदनाम करने की साजिश और राहुल सोनिया के खिलाफ बदले की कार्रवाई बता रही है। इस मामले पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मोदी शाह की जोड़ी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ उत्पीड़न, धमकी और बदले की अपनी शरारती राजनीति जारी रखे हुए हैं। जो लोग धमकी दे रहे हैं वे खुद असुरक्षित और डरे हुए हैं। नेशनल हेराल्ड मामला पूरी तरह से फर्जी है, अंततः न्याय की जीत होगी, सत्यमेव जयते। जबकि बीजेपी ने अब नई एफआईआर के बाद भ्रष्टाचार के कथित आरोपों को लेकर गांधी परिवार पर हमले तेज कर दिए हैं। टारगेट करते हैं विपक्ष के नेताओं को, विशेषकर टारगेट किया जाता है ताकि जो है उनको किसी न किसी तरह दबाया जा सके, किसी न किसी तरह से उनको कमजोर किया जा सके। लेकिन हम लोग कमजोर होने वाले नहीं है, दबने वाले नहीं है। नेशनल हेराल्ड केस में गांधी वाड्रा परिवार ने हमारे फ्रीडम फाइटर्स की प्रॉपर्टी को लूटने का प्रयास किया। उनके एसेट्स को लूटकर उन्होंने अपनी निजी संपत्ति आगे क्यों बढ़ाई? देश की जनता के सामने राहुल गांधी और सोनिया गांधी प्राइमा फेसी भ्रष्ट साबित हो चुके हैं। माना जा रहा है कि जांच एजेंसी इस मामले में जल्द ही पूछताछ के लिए एजेएल के शेयर होल्डर्स को तलब कर सकती है। भारत में सदियों से चलता आ रहा वो विवाद जिसने भारतीय राजनीति को पूरी तरह बदल दिया, एक विचारधारा जिसने एक ऐसे आंदोलन को जन्म दिया जो देश के इतिहास की सबसे बड़ी तारीख के तौर पर हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। एक ऐसा विवाद जिसका 500 सालों के संघर्ष के बाद अंत हुआ, लेकिन एक नई सुबह के साथ। यह आंदोलन भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का प्रतीक था, जिसने भारत का धार्मिक और सामाजिक परिदृश्य पूरी तरह से बदल दिया। आज फैसले के 6 साल बाद रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं, लेकिन राम मंदिर से करीब 20 किलोमीटर दूर मस्जिद के लिए जो जमीन दी गई थी, उसकी कहानी क्या बयां कर रही है। विवादित जमीन रामलला की, उसको रामलला विराजमान को विवादित जमीन का हक दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी की पूरी जो 2.77 एकड़ विवादित जमीन थी वो रामलला को दे दी गई है। हमारे रामलला टेंट में नहीं रहेंगे। दिसंबर समय आएगी तो मैं एक बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी। उसका 7 पुस्त कबर से निकल कर आएगा, तब भी वो नहीं बाबरी मस्जिद का न्यू आधारशिला रख पाएगा। हमारा ये मानना है कि एक बार जहाँ मस्जिद थी है ता कयामत तक मस्जिद रहेगी। वहाँ ऑलरेडी वहाँ मस्जिदें हैं, वहाँ जरूरत भी नहीं है मस्जिद की। इससे पहले भी हमने सलाह दिया था कि उसमें खेती करें। राम मंदिर पर लहराती 191 फीट ऊंची धर्म ध्वजा राम राज्य की परिकल्पना को साकार कर रही है। अयोध्या, जिसे कभी हाशिए पर रखा जाता था, आज वो वैश्विक पर्यटन का केंद्र बन चुकी है।
लेकिन पश्चिम बंगाल से एक बार फिर आवाज उठी है। टीएमसी के बागी विधायक ने ऐलान किया है कि वो 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करेंगे। अब राजनीति से भरा यह बयान एक शांत सवाल को फिर से विवादित बनाने की कोशिश है। देश का सबसे लंबा विवाद भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन उसकी परछाइयां अभी भी भारतीय राजनीति पर हावी हैं। अयोध्या, जिसकी मिट्टी में आस्था की हजारों कहानियां जन्मी और उन्हीं कहानियों के बीच एक विवाद भी जन्मा। इस विवाद ने गुलामी की बदनसीब समय से भी लंबी लड़ाई देखी और एक सुखद अंत भी। इस विवाद का समाधान देश के हर तबके ने सहर्ष स्वीकार भी किया। यूं तो भारत की परिकल्पना के साथ ही राम मंदिर की कल्पना भी शुरू हो चुकी थी, लेकिन 1949 यानी आजाद भारत में पहली बार तनाव की लकीर तब खिंची जब बाबरी मस्जिद के गर्भगृह में भगवान राम की एक मूर्ति प्रकट हुई। हिंदुओं के लिए ये एक चमत्कार था, लेकिन मुस्लिम समुदाय का तर्क था कि मूर्ति वहां लाकर रखी गई थी। वर्ष 1984 में विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन शुरू हुआ और वर्ष 1986 में बाबरी मस्जिद के ताले खोल दिए गए। फिर एक और तारीख ने अमिट स्याही से इतिहास लिखा और 1992 में अयोध्या का नाम अखबारों की सुर्खियों से निकलकर देश की स्मृति में हमेशा के लिए बस गया। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भूमि विभाजन का निर्णय दिया, लेकिन इस कहानी का निर्णायक मोड़ 2019 में आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाया। राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि दे दी गई और मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ भूमि सौंपने का आदेश हुआ। इतिहास का अध्याय बंद हुआ और एक भविष्य की पटकथा लिखने का काम शुरू हो गया। वैसे तो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए पत्थर तराशने का काम श्री राम जन्मभूमि कार्यशाला में 1992 से शुरू हो गया था, लेकिन 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही अयोध्या एक नए स्वरूप में संवरने लगी थी। ये कानूनी लड़ाई में जीत थी और राम लला की घर वापसी की शुरुआत। 2020 में शिलान्यास, 2024 में प्राण प्रतिष्ठा और 2025 में भव्य ध्वजारोहण का वो भावुक क्षण जब ये 500 वर्षों का संघर्ष और 6 वर्षों का एक सपना पत्थर से शिखर तक पहुंच गया। अयोध्या में बना ये भव्य राम मंदिर सिर्फ पत्थर की एक विशाल आकृति नहीं, ये वर्षों की आस्था, विज्ञान और संरचना का संगम है। ये उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन है। यहाँ वैश्विक पर्यटन का दृश्य विहंगम है। ये राम नगरी देश की सबसे तेज उभरती हुई टूरिज्म इकोनॉमी है। राम मंदिर निर्माण सिर्फ भक्तों की आस्था की अभिव्यक्ति नहीं है, ये ऐतिहासिक बदलाव है उन लोगों के जीवन में जो अयोध्या में रहते हुए हमेशा उपेक्षा झेलते रहे। इन लोगों की आस्था नहीं बदली, लेकिन रोजगार, अवसर और पहचान पूरी तरह बदल गए हैं। 23 करोड़ से अधिक श्रद्धालु 2025 के पहले 6 महीनों में ही रामलला के दर्शन कर चुके हैं। इस साल के आखिर तक ये संख्या करीब 50 करोड़ हो जाएगी। अयोध्या अब केवल एक शहर नहीं, बल्कि सनातनी आस्था का ब्रांड बन चुकी है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक सवाल अब भी बाकी है, एक ऐसा सवाल जो 2019 के फैसले का हिस्सा था, एक ऐसा सवाल जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। ये वो सवाल है जो बराबरी की बात करता है। सवाल यह है कि मस्जिद का निर्माण अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ। भूमि मिल चुकी है, लोकेशन तय हो चुकी है, फैसला साफ है, तो फिर देरी किस बात की है? इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए एबीपी न्यूज की टीम ने विशेषज्ञों और जिम्मेदार पक्षों से बात की। आइए सुनते हैं उनकी बातें, उनके तर्क और जानते हैं इस देरी की असल वजह। धन्नीपुर में बनने वाली इस मस्जिद के सवाल पर ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान कई संबंधित लोगों से संपर्क किया गया। ज्यादातर ने इस मुद्दे पे ऑन रिकॉर्ड बोलने से परहेज किया। लोगों के रवैये से साफ तौर पर एक उदासीनता झलकी। जो मस्जिद के लिए जगह है वो यही है क्या? मस्जिद वही था, ये सब बने तो कह रहे हैं यही अब कर नहीं बन रही है।
ट्रस्ट को सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ट्रस्ट को कई जगह सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने ज़मीनें दिखाई और ट्रस्ट वालों ने इस ज़मीन को चूज़ किया, पसंद किया और ये हुआ कि अब धरनीपुर में ही बनेगी, ये प्रोजेक्ट धरनीपुर में ही तैयार होगा। और तब लोगों को थोड़ा सा खुशी महसूस हुई कि चलो हमारे क्षेत्र, यहाँ के लोगों को खुशी ये हुई कि हमारे क्षेत्र में एक अच्छा विकास होगा, इस बहाने हमारा मतलब रोज़गार बढ़ेगा। ज़मीनों के भाव लोगों के बढ़ गए थे यहाँ पे, आप समझिए 10 गुना भाव हो गए थे केवल बोर्ड लगने से ही 10 गुना भाव बढ़ गए थे। लेकिन वो सारी उम्मीदें अब पानी फिर गया है, लोगों को ऐसा लग रहा है। आज फिलहाल 6 साल हो रहा, अब तक कुछ हुआ नहीं है। लोकल लेवल पे लोगों की उम्मीदें बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके हैं और नाखुश भी नज़र आ रही है आवाम। हिंदू मुस्लिम सभी खुश थे कि एक अच्छा हॉस्पिटल यहाँ बन जाएगा 300 बेड का, लोग फैजाबाद लखनऊ हम लोगों को नहीं भागना पड़ेगा, एक अच्छी फैसिलिटी मिल जाएगी, अच्छा इलाज हो जाएगा, कम्युनिटी किचन चलेगा, फ्री 1000 लोगों को रोज़ खाना खिलाया जाएगा। ये सब चीज़ों से हमारे क्षेत्र का विकास भी होगा और हमें हमारी ज़रूरतें भी पूरी हो जाएंगी। और जब ढोल बजा दी है तो फिर डांस भी होना चाहिए। इन लोगों ने एक ट्रस्ट बनाया, मस्जिद वालों ने, और उस ट्रस्ट का नाम रखा इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन। तो उसने अपना एक प्लान तैयार किया कि क्या क्या बनाएंगे, कैसी मस्जिद होगी और क्या वहाँ एजुकेशन का होगा, क्या हॉस्पिटल का होगा, ये सब बनाया। शुरू हुआ, कुछ चंदा उंदा इकट्ठा करने की बात आई, क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन वो बनना ये था कि जब तक नक्शा नहीं पास हो जाता तब तक निर्माण शुरू नहीं हो सकता था। मंदिर और मस्जिद दोनों सेंटीमेंट का विषय है, ये राजनीति का विषय नहीं है। यह कुल मिलाकर के घूम फिर करके चाहे जितनी राजनीति कर ली जाए, चाहे जितनी अदालत में लड़ाई लड़ ली जाए, लेकिन अंत उसका उसी सेंटीमेंट पर आएगा। ठीक है, तो इनको चंदे में परेशानी होगी। अब कोई एक बड़ा आदमी निकल आवे और कहे कि नहीं आप चाहे जहां बनवाइए, अच्छा ऐसे मिल सकते हैं दुनिया में, हैं? किसी चंदर ने मांगिए जाइए बनाइए। लेकिन इन जनरल सेंटीमेंट वहां मस्जिद बनाया, उसको बाबरी मस्जिद का वो मान लें, ये मानने के लिए तैयार नहीं है मुसलमान। इस नाते इनको चंदा लेने की तो बात छोड़ दीजिए, मांगने में इनको दिक्कत है। तो उन लोगों ने शुरुआती दौर में नक्शा अलग से बनवाया, वो भी जामिया मिलिया के किसी आर्किटेक्ट से बनवाया और उसका काफ़ी हाईलाइट भी किया। वहाँ पर ज़मीन का सॉइल टेस्टिंग भी करवाई। तो उस समय लग रहा था कि ये भी पैरेलल कुछ न कुछ अपना निर्माण कार्य, उतना बड़ा तो नहीं है क्योंकि एरिया 5 ही एकड़ का है, लेकिन ये प्लान इनका था। और मस्जिद का वो प्लान आगे नहीं बढ़ पाया, हालांकि उन्होंने सारी फाइनेंशियल अपना अकाउंट सारा चीज़ करवा लिया, मतलब खुला हुआ था कि उसमें लोग कुछ कंट्रीब्यूट करें तो आगे का काम हो, लेकिन वो कंट्रीब्यूशन नहीं हो पाया। तो मुस्लिम जितने इनके लीडर्स हैं या स्कॉलर्स हैं, उनकी एक बैठक बॉम्बे में हुई। वहाँ पर यह तय हुआ कि कुछ अमेंडमेंट की बात कही उन लोगों ने कि भाई लोग क्यों जुड़ें इसमें क्या चीज़ ऐसी जिससे बाबरी का नाम तो नहीं है, अब जुड़ें क्यों इसमें। तो उसमें एक चेंज उन्होंने किया कि पहली चीज़ तो आप जो डिज़ाइन है जो उन्होंने बनाया, मॉडर्न डिज़ाइन बनाया किसी अरेबियन कंट्री की डिज़ाइन से टैली करते हुए, तो उस डिज़ाइन को आप बदलिए और अवध क्षेत्र में जो यहाँ पर है, जिसको लोग आम मुसलमान उसको जाने की देखकर कि हाँ ये मस्जिद है, उसको तो पता ही नहीं लगेगा कि ये मस्जिद है क्या नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये बदलिए। और दूसरी चीज़ कि पहले मस्जिद का निर्माण चालू कीजिए। वो पहले हॉस्पिटल का निर्माण करना चाहते थे, वो मस्जिद को बाद में करना चाहते थे। उनका नहीं, पहले आप मस्जिद का निर्माण करिए तभी लोग कंट्रीब्यूट करेंगे मस्जिद के नाम से, हॉस्पिटल नाम से कौन करेगा। हमको तो लगता है कि इसमें सेंटीमेंट की कमी है। अब ये इतना पॉपुलर नहीं हो पाया मस्जिद का निर्माण वहाँ का, ना इतना सेंटीमेंट जुड़ा, या अयोध्या के लोगों को भी बहुत ज़्यादा नहीं उसकी जानकारी है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज़ है कि फंडिंग क्यों नहीं हो रही, क्यों लोग कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। जब जुड़ाव नहीं रहेगा तो फंडिंग नहीं होगी। अब जैसे राम मंदिर के देखिए शुरुआती दौर से, क्योंकि इतना संघर्ष उसके लिए किया था, तो लोगों का जुड़ाव उसका आज से नहीं, मुद्दत से, आंदोलन के दौर से ही है। और वहाँ आप देख सकते हैं पहले से ही
कई दर्जनों मस्जिदें हैं और बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं। ऐसी स्थिति में वहाँ जो लोकल नागरिक हैं उनका कहना है कि आप इन्हीं को डेवलप करिए, इन्हीं को और अच्छा स्वरूप दीजिए, लेकिन उसमें कुछ पूंजीवादी सामंतवादी लोग लगे हुए हैं कि वो अपना एक अलग से केंद्र बनाना चाहते हैं। तो लोकल और जो बाहरी लोग हैं उन लोगों का सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व उन लोगों ने एक नक्शा सबमिट किया और बाद में उन्होंने रोक दिया कि नहीं, हम दूसरा नक्शा देंगे। तो उन लोगों का आपस में ही सहमत नहीं बन पा रहा है, क्योंकि उन लोगों के विचार अच्छे नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में नहीं बन पा रहा है, इसमें सरकार का या अन्य किसी का कोई योगदान नहीं है कि क्यों नहीं बन पा रहा। इसमें उनका स्वयं का आपसी सामंजस्य न होने के कारण उस पर कोई कार्य नहीं हो पाया अभी तक। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ ज़मीन जो है मस्जिद के लिए दिया। थाना रौनाही मोहल्ले का नाम धन्नीपुर है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के नाम को ज़मीन मिल गई है। अब मुसलमानों का कोई इतराज़ नहीं, ज़मीन मिल गई। अब मस्जिद भी आज तक नहीं बनी है, वो जो है ये जिम्मेदारी जो है वक्फ बोर्ड की है। वक्फ बोर्ड जब चाहेगा अब जो है बनाएगा। इससे मुसलमान कोई पूछ नहीं रहा है, ना मुसलमान इससे कोई नाराज़ है। वक्फ बोर्ड ने जो है तमाम उसके पास ऐसे ऐसे प्रस्ताव हैं उसने बना रखे हैं कि जिससे वो अभी बनाने में कई साल लग जाएंगे। देखिए, जहाँ पे ज़मीन मस्जिद की मिली है वहाँ मस्जिद की ज़रूरत ही नहीं, इसलिए मुसलमान जो है वो उसकी कोई अहमियत लोग नहीं समझ रहे हैं, ना समझेंगे। आपको हम पूरी जो है पूरी डिटेल में आपको बता रहे हैं कि जहाँ ज़मीन मिली है वहाँ मस्जिदें हैं ऑलरेडी। लोगों को वहाँ मस्जिद की ज़रूरत ही नहीं है। इससे पहले भी हमने सलाह दिया था कि उसमें खेती करें, जो 5 एकड़ ज़मीन मिली है उसमें खेती करें, जो अनाज पैदा हो हिंदू मुसलमानों में बांट दें। लोगों की आस्था थी कि भगवान राम का मंदिर है, भगवान राम का दर्शन करेंगे, इसलिए यहाँ मंदिर जल्दी बन गया। मस्जिद में केवल नमाज़ पढ़ने के लिए है। यहाँ लिखा हुआ है कि भगवान साक्षात देखते भी रहते हैं, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। जिस वक्त लैंड जैसे अलॉट हुई थी 2019-20 में, वो स्टेटस वैसे ही है, आज भी वही है। हालांकि 2020 में 26 जनवरी को एक इनॉग्रेशन हुआ था उसका, जिसमें इस मस्जिद ट्रस्ट के सारे लोग शामिल थे और इनॉग्रेशन हुआ था। कुछ सैपलिंग्स लगाई गई थी, पौधे, पेड़। हालांकि वो पेड़ भी सूख गए हैं सब इस वक्त। अभी वहाँ पे एक खाली मैदान है जिसमें गांव के लड़के क्रिकेट खेलते हैं। वो एक अच्छा ट्रेनिंग ग्राउंड हो गया है क्रिकेट का। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनके ज़िम्मे इस मस्जिद की तामीर थी, यानी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, उसके चेयरमैन, वो काफ़ी जो है गैर संजीदा रहे इस पूरे मामले पे। 6 साल होने को आए हैं, कुछ नहीं हुआ तो हम यही समझेंगे। फंड रेजिंग की कोई कोशिश नहीं की। इस मकसद से सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने मुस्लिम आवाम को कनेक्ट ही नहीं किया। यहाँ तक कि इसमें एक बड़ी संख्या में हिंदू भाई लोग भी तैयार हैं पैसे देने के लिए। उनसे लें, 10-10 रुपया लें, जो लें। अब जब ये प्रोजेक्ट जब शुरू हुआ था, इसमें ज़्यादातर चंदा, मेरे सामने की बात है, हिंदू भाइयों ने दिया था। लोगों ने 10-10 हज़ार का चेक, 20-20 हज़ार का चेक इसके लिए दिया। तो ये एक जगह जो है कम्युनल हार्मोनी का भी सेंटर बनेगा और एक विंडो बनेगा इस्लाम का दुनिया के लिए। इस अनसुलझी कहानी को बेहतर समझने और वक्फ बोर्ड का पक्ष जानने के लिए एबीपी टीम ने उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जुफर फारूकी से बात की। देखिए, जहाँ तक के मंदिर की बात है और ये ज़मीन की बात है जो मिली है हमें, तो इनको आपस में कंपेयर करना या तुलना करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि मंदिर के निर्माण की तैयारियां कई दशकों से चल रही थी और वो एक सेपरेट मुद्दा हो गया था। ये हमें 2019 नवंबर 2019 में जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया, तब मालूम हुआ हमें कि ये ज़मीन यहाँ पे हमें अलॉट होना है और हमें भी उस पर कंस्ट्रक्शन कराना है। तो वो तैयारियां जो मंदिर निर्माण से संबंधित कई दशकों से चल रही थी, उसकी तुलना हमसे नहीं की जा सकती है। और देरी का सबसे बड़ा कारण ये है कि इस प्रोजेक्ट के लिए हमारी कम्युनिटी या वक्फ बोर्ड या कोई भी संस्था जो है उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी पहले से कि ऐसा भी करना है हमें।
अब हमारा स्ट्रक्चरल मैप बन रहा है जो हमें उम्मीद है कि इस महीने के आखिर तक के में मिल जाएगा। एक चीज़ और भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये मुद्दा और ये मैटर जो है ये स्थानीय नहीं है कहीं पर से, ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है जिसमें पूरे देश के, अगर मस्जिद की बात आती है तो काफ़ी मुसलमान जो पूरे देश में रहते हैं उनका कुछ ना कुछ उससे इमोशनल कनेक्ट है। देखिए जो हमारे ट्रस्टीज़ हैं शुरू से जो चले आ रहे हैं उनके दरमियान तो कोई मतभेद नहीं है। अब बीच में कुछ लोग कभी कुछ साथ आते हैं और फिर निकल जाते हैं तो अगर उन्हें कोई आपत्ति होगी हो सकता हो, लेकिन हमारे ट्रस्ट के अंदर कोई मतभेद ऐसा नहीं। फंडिंग की फील्ड में काम करने के लिए बहुत ज़रूरत है और उसमें बहुत यात्राएं करना पड़ती हैं, तो उसमें थोड़ा सा चूक हुई है और बहुत जल्दी इसमें यात्राएं नहीं की गई और लोगों से मिला नहीं गया। इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी लापरवाही कोताही हो गई है। अभी की स्थिति ये है कि हमारा स्ट्रक्चरल डिज़ाइन तैयार हो रहा है, वो जैसे ही तैयार होगी उम्मीद ही हम करते हैं कि हम इस दिसंबर के एंड तक 31 दिसंबर तक अपना नक्शा फाइल कर देंगे। मैंने आपसे बताया कि अगर हम 31 दिसंबर तक इसका नक्शा सबमिट कर देते हैं और उससे उम्मीद करते हैं कि 1-2 महीने में उसका अप्रूवल हो जाएगा, तो बिल्कुल उम्मीद है कि हम अगले 12 महीने के अंदर काम शुरू कर सकते हैं। अयोध्या सदियों लंबे संघर्ष के बाद आज विकास, आस्था और संवेदनशीलता की पहचान बन चुकी है। रामलला टेंट से निकलकर अपने आवास में लौट आए हैं, लेकिन मस्जिद का निर्माण शुरू होना अभी बाकी है। एक तरफ जहां आस्था और समर्पण ने राम मंदिर को भव्य, दिव्य और अयोध्या को नव्य स्वरूप दिया है, तो वहीं धन्नीपुर में बनने वाली मस्जिद की खाली पड़ी जमीन कई सालों बाद भी एक सवाल बनी हुई है, क्योंकि मस्जिद की पहली ईंट लगना अभी बाकी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।